अरे रिधिमा, जरा मेरी मदद तो कर दिया कर बेटा। वैसे भी अब तेरी शादी होने को आई है, जरा हाथ बटाएगी माँ का तो तू भी घर के काम काज सीख लेगी। अरे माँ, तू तो जानती है ना तेरी बेटी कितने अमीर और पैसे वाले घर में जा रही है। उस अमीर घर में नौकर तो इस तरह घूमते होंगे जितने कि हमारे सड़कों पर गाड़ियां नहीं घूमती हैं। अरे हाँ बेटा, मानती हूँ तू बहुत अमीर घर में जा रही है, लेकिन मेरी बात को अब भी मान जा। मुझे वो लोग ठीक नहीं लगते हैं। क्या माँ, तू फिर से शुरू हो गई? अगले महीने मेरी शादी है और तू अभी भी यही लगा कर रखी है कि वो लोग ठीक नहीं है। अब वो ठीक है या नहीं, मुझे शादी वहीं पर करनी है। और वैसे भी मुझे पैसे वाला घर चाहिए था, जो मुझे मिल गया। अब वो लोग कैसे भी हो, मुझे शादी वही करनी है। जिंदगी भर तेरे घर में मैंने कुछ भी नहीं देखा। वहाँ पर इतना बड़ा महल, ऊपर से सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें। वहाँ पर बहुत मजा आने वाला है मुझे। मैं अपनी नई जिंदगी में बहुत इंजॉय करूंगी और बहुत खुश रहूंगी। रिधिमा अपनी माँ की बात मानने से रही। रिधिमा की माँ उसे लगातार कहती रही कि वो लोग ठीक नहीं है, लेकिन रिधिमा ने माना नहीं उसकी बात को। और देखते ही देखते महीने भर बीत जाते हैं और रिधिमा की शादी उस बड़े हवेली में हो जाती है। अब रिधिमा उस ससुराल में। भाभी, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप मुझे आवाज़ लगाना। अब आप अपने कमरे में आराम करिए, अब मैं जाती हूँ। इतना कहकर वहाँ से सोनिया चली जाती है। उसके बाद उसकी रिधिमा भाभी। अरे वाह, इतना बड़ा घर! इसे घर कहते हैं या महल? मेरी नसीब, ये मैं सच में हो रहा है मेरे साथ या मैं किसी सपने में हूँ? मेरी नसीब इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? मैं झोपड़ी में रहने वाली इतने बड़े घर में कैसे आ गई? अरे रिधिमा, तुम क्या सोच रही हो? आराम कर लो, कल सुबह तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, तुम्हें सुबह जल्दी उठना होगा। और इसी तरह से रिधिमा और बाकी घर वाले भी सो जाते हैं। फिर अगली सुबह, अरे आज तो मेरी पहली रसोई होगी। वैसे भी कौन सा रसोई में मुझे जाकर काम करना होगा, बस चम्मच ही चलाना होगा, बाकी तो नौकर इस घर में होंगे ही। रिधिमा ये सोच ही रही थी और सोचते सोचते हॉल में जाती है कि वहाँ वो देखती है उसका सारा परिवार उसी के इंतजार में बैठा हुआ था। अरे बहू, तुम आ गई? अच्छा हुआ, बस मैं आने ही वाली थी तुम्हें जगाने के लिए। दरअसल आज तुम्हारी पहली रसोई है, चलो फटाफट से रसोई में। रिधिमा जाकर रसोई देखती है तो वो तो दंग रह जाती है। रसोई बहुत ही खूबसूरत थी और हर तरफ लग्जरी सामान से भरा हुआ था उसकी रसोई। लेकिन तभी रिधिमा की नजर वहाँ एक मिट्टी के चूल्हे पर जाती है, जो कि पक्की रसोई में मिट्टी का चूल्हा देख रिधिमा हैरान थी। अरे माँ जी, ये पक्की रसोई में मिट्टी का चूल्हा क्या कर रहा है भला? अरे ये मैंने तेरे आने से हफ्ते भर पहले ही बनाया, ताकि ये अच्छे से सूख जाए। क्योंकि हमारे घर की परंपरा है, हम सब कुछ देसी खाते हैं। हम भले ही महलों में रहने वाले लोग हैं, लेकिन खाना हमें बिल्कुल देसी चाहिए। कोई भी तरह का बाहर का खाना हमारे घर में कोई नहीं खाएगा। लेकिन माँ जी, जब चूल्हा आपने मेरे आने से हफ्ते भर पहले बनाया, तो इससे पहले आप क्या खाते थे? जब आप कह रही हैं आप तो देसी खाना खाती हैं। ज्यादा सवाल जवाब मत कर और चल जल्दी से खाना बना। आज तेरी पहली रसोई की रस्म जो है। आज रिधिमा काफी उदास हो जाती है और उसे कुछ समझ में भी नहीं आता। वो परेशान थी। अब तक उसे अपने ससुराल का कोई नियम समझ नहीं आया था। ये कैसे लोग हैं? महलों में रहने वाले लोग मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनवाएंगे मुझसे? लो, यही दिन देखना बचा था। मैंने अपने मायके में जो नहीं किया, मुझे वो यहाँ पर करना होगा। रिधिमा काफी दुखी हो जाती है और जैसे तैसे उसने चूल्हे पर खाना बनाया। उसे खाना बनाने आता नहीं था, लेकिन वो अपनी माँ को अक्सर खाना बनाते हुए देख लेती थी, इसीलिए उसे थोड़ा बहुत आता था। खाना बनाकर वो टेबल पर सबके लिए रखती है। अरे बहू, खाने में नमक की जगह मिर्च डाल दी है क्या तूने? हाँ भाभी, कैसा खाना बनाया है आपने? इसमें से तो बहुत मिर्ची की बू आ रही है। मैं तो खाने की हिम्मत भी नहीं कर सकती इसे। वो माँ जी, मुझे खाना बनाने इतने अच्छे तरीके से नहीं आता, लेकिन मैं सीख लूंगी। आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी मुझसे। और फिर खाने के बाद सभी अपने कमरे में चले जाते हैं और रिधिमा रसोई समेट रही थी। साफ सफाई सब कुछ अच्छे तरीके से वो कर ही रही थी। अब आएगा मजा। इसे क्या लगता है गरीब घर से आई और यहाँ पर राज करेगी? राज करने दूंगी तब राज करेगी ना ये। तो क्या हुआ, हम अमीर हैं तो मैं फिर भी इससे चूल्हे पर ही खाना बनवाऊंगी। उर्मिला ये सब कुछ जानबूझ कर रही थी। उर्मिला अपनी बहू को तंग करना चाहती थी और तंग करने की ही वजह से उसने मिट्टी का चूल्हा बनवाया था अपनी लग्जरी रसोई में। ऐसे ही अब रिधिमा परेशान होने लग जाती है। पूरे घर का अकेले काम, वो भी महलों जैसा घर था। अकेले साफ सफाई, रसोई संभालना, सबके कपड़े धुलना।
वो थक जाती थी। रिधिमा की शादी अरेंज मैरिज थी, जिस कारण वो अभी अपने पति को भी इतने अच्छे से जानती नहीं थी और वो चुप रहती थी। उसने कभी भी अपने पति से भी अपनी सास की शिकायत नहीं की। इसी तरह 1 महीना हो जाता है। रिधिमा अपने मायके जाने की बात अपनी सास से कहती है। ठीक है बहू, अगर तुम अपने मायके जाना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन शाम में वापस आना होगा तुम्हें। मैं वहाँ तुम्हें रात नहीं रुकने दूंगी। लेकिन माँ जी, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे जाना ज़रूरी है। मैं 1-2 दिन वहाँ रुक जाती तो मेरा भी दिल लगा रहता। काफ़ी वक्त से मैं अपने मायके नहीं गई हूँ। अगर तू अपने मायके जाना चाहती है तो हमेशा के लिए जाना, वरना मेरी बात को मान और अभी जा और शाम को वापस आ जाना। रिधिमा डर जाती है अपनी सास की बातों को लेकर कि वो उसे इस घर से कहीं हमेशा के लिए ना भेज दे, और इसी डर से वो सुबह अपने मायके जाती है और शाम को वापस आ जाती है। अरे रिधिमा, जब तुम गई ही थी अपने मायके तो रह लेती 15 दिन। मेरा मतलब है, अगर तुम्हें नहीं रहना तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हें रहना था तो तुम रह सकती थी। तुम्हारा भी दिल लगा रहता इस तरह से। रिधिमा अपने पति से कुछ कह पाती कि उसकी सास बोलती है, अरे बेटा, अब कौन इतनी बड़ी हवेली को छोड़कर अपने उस झोपड़ी में रहना चाहेगा? तुझे भी तो समझ नहीं आता। अब तू ही बता, उसे इस लग्जरी ससुराल की आदत हो गई होगी। अब उसे उस झोपड़ी में अच्छा ही नहीं लगता होगा, तभी तो वो सुबह की गई शाम में वापस आ गई। अब कहीं ना कहीं रिधिमा अपनी सास की चालाकी को समझ रही थी कि उसकी सास तो उसके साथ क्या कर रही है, लेकिन फिर भी वो अपने पति से अभी कुछ कह नहीं सकती। मैं इनसे बताऊं या ना बताऊं, ये मेरी बातों का भरोसा करेंगे भी कि नहीं कि इनकी माँ मेरे साथ कैसा सलूक करती हैं? अरे रिधिमा, क्या हुआ? तुम क्या सोच रही हो? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही माँ की याद आ गई थी। अरे तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी तुम्हें दिल करे कि तुम अपनी माँ से मिलना चाहती हो, तुम कभी भी जा सकती हो। वैसे भी मैं तो हूँ ही हमेशा के लिए तुम्हारे पास। रिधिमा को एक दिन भी फुर्सत नहीं मिलती है। फिर से वो रसोई में जाकर चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। अब वो तंग आ चुकी थी अपने ससुराल से। क्या सोचकर मैंने यहाँ शादी की थी कि नौकर चाकर होंगे, लग्जरी ससुराल होगा, सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें होंगी, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा हुआ। सारे सामान भी हैं, लग्जरी ससुराल भी है, महलों जैसा। लेकिन क्या फायदा इतने बड़े महल का, जब इस महल की महारानी के बजाय मुझे नौकरानी ही बनना है। तो फिर एक दिन सुबह, अरे क्या बात कर रही हो, तुम आ रही हो? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो फटाफट से मैं तुम्हारे आने का इंतजाम करवा लेती हूँ। अरे इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, तू मेरी दोस्त है, वैसे भी तू मेरी सबसे पक्की दोस्त है। अरे माँ, कौन आ रहा है? और आपकी कौन दोस्त जिसके बारे में मैं नहीं जानती हूँ? तू कैसे जानेगी, तू तब बहुत छोटी थी, तब हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम बहुत गरीब थे, और ये मेरी बहुत पैसे वाली दोस्त थी। इसके पास सब कुछ था, धन दौलत गाड़ी सब कुछ, और ये मुझे हमेशा जलाया करती थी। आज मौका आया है जब मैं भी इसे जलाऊंगी अपने पैसों से। रिधिमा, अरे ओ रिधिमा, आज मेरी बचपन की सहेली आ रही है, और याद रखना सब कुछ अच्छे से होना चाहिए, सारा इंतजाम बिल्कुल अच्छे तरीके से होना चाहिए, कोई भी कमी ना रहे। खाने में क्या क्या बनाना है मैंने तुम्हें सब कुछ अच्छी तरीके से समझा दिया है ना, और तुम ठीक से समझ लेना, कोई कमी ना हो, खाना अच्छे से बनाना। और हाँ, महंगी साड़ी भी पहन लो तुम जाकर, और जो मैंने तुम्हें मुंह दिखाए में डायमंड का सेट दिया था उसे भी तुम पहन लेना। उर्मिला ने सोच रखा था कि वो अपनी बचपन की घमंडी सहेली को आज अच्छा मजा चिखाएगी, वो इसे शो ऑफ करके उसे जलाएगी। और फिर शाम को जब उर्मिला की दोस्त आती है, उर्मिला की दोस्त हमेशा उसे नीचा ही दिखाया करती थी, और इस बार भी उसने यही चाहा। अरे उर्मिला, तुम कब इतनी पैसे वाली हो गई, कभी मुझे बताया भी नहीं तुमने। अरे श्वेता, कभी हमारा मिलना ही नहीं हुआ, तो बस इसीलिए मैं तुझे बता नहीं पाई। श्वेता घूर घूर के सारे घर को देख ही रही थी कि वो देखती है कि उर्मिला के घर की दीवारें तो काली हो गई हैं। अरे उर्मिला, इतने बड़े महलों में रहने वाली हो, लेकिन ये तुम्हारी दीवारें कैसे काली हो रखी हैं? दीवार के कालेपन को देखकर उर्मिला तो खुद ही हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने तो पहली बार देखा था। अरे ये दीवारें कैसे काली हो गई हैं? रहने दो, मैं कल ही पेंटर को बुलाती हूँ, मैंने तो आज पहली बार देखा। श्वेता घर देखते देखते उसके किचन को भी देखने जाती है कि वो तो उसके किचन को देखकर दंग ही रह जाती है। अरे उर्मिला, ये क्या, तेरे इतने बड़े महल जैसे घर में ये मिट्टी का चूल्हा, और ये कौन? ये तेरी बहू है जिसे तू मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनवा रही है?
क्या उर्मिला, तू भी ना, तेरे पास कितने भी पैसे आ जाएंगे तू अपनी आदत नहीं छोड़ने वाली है ना। अब क्या ही करेगी तू, इसमें भी तेरी गलती नहीं है। अब तूने हमेशा गरीबी में ही रहा है, गरीबी में पली बड़ी, अब अचानक से इतने बड़े महलों की रानी बन गई है तू, तो अभी इसमें तुझे एडजस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। उर्मिला अपनी बहू को तंग करने के कारण उसने कब रसोई में चूल्हा बनवाया ये बात उसे भी याद नहीं रही, और आज उसकी यही वजह उसकी दोस्त के सामने उसको फिर से बेइज्जत करती है। उसकी दोस्त ने आज एक भी मौका ना छोड़ा, उसे खूब जलील किया, और जिसकी वजह उर्मिला खुद थी। उर्मिला का मजाक इस तरह बन रहा था जो बात रिधिमा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। माफ करिएगा, आप मुझसे उम्र में बहुत बड़ी हैं, लेकिन मैं ना चाहते हुए आपको बोलना चाहती हूँ कुछ। अरे हाँ हाँ बोलो, क्या बात है बेटा। आप इस तरह से किसी का मजाक बना रही हैं, आप इसके पीछे की वजह भी जानती हैं कि ये चूल्हा यहाँ पर क्यों बना है? नहीं जानती है ना, तो पहले वजह तो जान लीजिए आप कम से कम। दरअसल मैं बहुत गरीब घर से आई हुई हूँ और मुझे ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को इस्तेमाल करना बिल्कुल नहीं आता है, और बस इसीलिए मेरी माँ जी ने मेरे लिए चूल्हा बनाया है कि कहीं मेरे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को ना इस्तेमाल करने के कारण मुझे कोई नुकसान ना पहुँच जाए। अरे इनके जैसे सास मिलना तो बहुत किस्मत की बात होती है। इस मिट्टी के रसोई की वजह से कितना धुआं होता है और जिस कारण महलों की दीवारें काली पड़ रही हैं, लेकिन मेरी सासू जी हैं कि इन्हें अपने महलों से कई गुना ज्यादा मेरी फिक्र है। और इसी तरह से रिधिमा ने बात को संभाल लिया और सभी खाने के टेबल पर आते हैं, और खाना खाने के बाद श्वेता तो सच में दंग रह जाती है क्योंकि उसने तो पहली बार ये देसी खाना खाया था मिट्टी के बने चूल्हे का। अरे उर्मिला, तेरे घर का खाना तो बहुत लजीज है, मैंने आज से पहले ऐसा खाना कभी नहीं खाया था। मान गई मैं मिट्टी के बने चूल्हे का खाना खाकर कि ऐसा खाना खाने के लिए तो मिट्टी का चूल्हा होना जरूरी है। इस बार तो मैं भी अपने घर में मिट्टी का चूल्हा बनवा के ही मानूंगी। और इसी तरह उर्मिला और उर्मिला के घर की खूब तारीफ होती है। और फिर श्वेता के चले जाने के बाद और अब उर्मिला को अपनी गलती का एहसास होता है कि आज उसकी वही बहू के कारण जिसे वो परेशान करती रही पहले दिन से लेकर आज तक, उसकी वही बहू ने आज उसकी इज्जत बना ली, वरना आज उसकी बचपन की सहेली फिर से उसे इंसल्ट करके जाती। बहू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पहले दिन से ही सिर्फ दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। उसके बाद भी आज तुमने मेरे लिए कितना बड़ा काम किया है, तुम्हें इस चीज का अंदाजा नहीं होगा। अगर श्वेता के सामने आज मैं जलील हो जाती ना तो मैं कहीं की नहीं रहती। इसने मुझे बचपन से लेकर आज तक हमेशा जलील ही किया, और आज जब बारी मेरी आई तो मैंने खुद को जलील करने के लिए पूरे कारनामे कर रखे थे, जिसको तूने तारीफ में बदल दिया। तेरे जैसे बहू होना तो सौभाग्य की बात है। मुझे माफ कर दे बहू, और आइंदा से मैं तेरे साथ ऐसा कभी नहीं करूंगी। अब से और अभी से मिट्टी का चूल्हा नहीं बनेगा मेरे घर में, मैं उसे अपने हाथों से तोड़ कर फेंकूंगी, और मैं खुद तुझे सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजों का इस्तेमाल करना सिखाऊंगी, और आज से मेरी बहू लग्जरी लाइफ जिएगी। ये सारी बातें करण सुनता है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि माँ ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया? मुझे बताने की कभी हिम्मत भी नहीं हुई, और फिर जो होता है अच्छे के लिए ही तो होता है। अगर मैं आपसे ये बात पहले ही बता चुकी होती तो आज माँ जी को मेरी कदर कहाँ से होती। आज पहली बार माँ जी ने मुझे दिल से अपनाया है, मैं भी बहुत खुश हूँ। और अगली सुबह से सब कुछ ठीक हो जाता है। रिधिमा अब पहली बार अपने ससुराल का सारा लग्जरी सामान इस्तेमाल करती है, जिसमें उसकी मदद उसकी ननंद और उसकी सास करती हैं। और तो और रिधिमा पहली बार अपने पति के साथ शॉपिंग पर भी जाती है। अब रिधिमा बहुत खुश रहती है अपनी जिंदगी में।